हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं गरीबी के बारे में। चलिए मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक पर हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि गरीबी क्या होता है। ठीक है, गरीबी क्या है, गरीबी का अर्थ क्या होता है, गरीबी की परिभाषा क्या होती है, और गरीबी के प्रकार, गरीबी यानी कितने प्रकार की गरीबी होती है, और गरीबी का मापन यानी गरीबी को मापने के लिए कि जैसे कौन आदमी गरीब है, कौन गरीब नहीं है। ठीक है, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग गरीबी के कारण, कि गरीबी के कौन कौन से कारण हैं, किस कारण से गरीबी ज़्यादा बढ़ रही है और किस कारण से अभी भी गरीबी बनी हुई है। फिर हम लोग चर्चा करेंगे आगे गरीबी के परिणाम के बारे में, कि गरीबी के कारण कौन कौन से परिणाम उत्पन्न होते हैं, गरीबी के कारण क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि गरीबी दूर करने के उपाय, मतलब गरीबी को किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, और अच्छे तरीके से समझने के लिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि गरीबी का अर्थ क्या होता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे खाने के लिए उसको खाना चाहिए, ठीक है, खाने के लिए भोजन चाहिए, और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और रहने के लिए घर चाहिए। तो ये तीन चीज़ें मुख्य रूप से ज़रूरी होती हैं किसी भी एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। रोटी यानी कि भोजन, कपड़ा यानी कि पहनने के लिए वस्त्र, और मकान यानी कि रहने के लिए घर। तो तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर इन तीनों चीज़ों की पूर्ति, अगर यानी ये तीनों चीज़ अगर उस व्यक्ति के पास नहीं है तो वह व्यक्ति गरीब होगा। किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए कि रहने के लिए घर है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, रहने के लिए इसके पास घर है, पहनने के लिए कपड़ा भी है, लेकिन खाने के लिए जो है भोजन ही नहीं है, तो यह व्यक्ति क्या है, एक गरीब है। ठीक है, क्योंकि इसके पास खाने के लिए खाना नहीं है। किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए खाना भी है, पहनने के लिए कपड़ा भी है, लेकिन उसके पास रहने के लिए घर ही नहीं है, तब भी वह व्यक्ति गरीब कहलाएगा। ठीक है, तो जब तक ये तीनों चीज़ों की पूर्ति किसी व्यक्ति को नहीं होती है, यानी किसी व्यक्ति के पास अगर ये तीनों चीज़ में से कोई भी चीज़ नहीं है, तो वह व्यक्ति गरीब कहलाएगा। ठीक है, उसको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी के बारे में मैं आपको आगे के जो है इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो फिलहाल ये समझिए कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीज़ों की पूर्ति अगर किसी व्यक्ति को नहीं होती है तो वह व्यक्ति गरीब कहलाएगा। ठीक है, अब आप लोग समझ गए। अगर कहीं परिभाषा लिखना हो तो आप इस तरह से एक सामान्य परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ कि जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम दयनीय जीवन बिताने की स्थिति गरीबी कहलाती है। मतलब कोई व्यक्ति है जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सभी की पूर्ति नहीं कर पाता है। ठीक है, ये सभी अपना घर नहीं बना पाता है, अपने जो है खाने के लिए उसको भोजन नहीं मिल पाता है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल पाता है, तो अब ऐसी स्थिति को कहा जाता है गरीबी। ठीक है, ऐसी दयनीय जो है जीवन बिताने की स्थिति को गरीबी कहा जाता है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गरीबी की परिभाषा बहुत सारे विद्वानों के अनुसार
कुछ विद्वान हैं जिन्होंने गरीबी की परिभाषा दी है, ये जानना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह में जो है लिखने के लिए आ जाता है। तो पहले विद्वान हैं गोडार्ड, ये कहते हैं कि निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की दशा है जिनकी एक व्यक्ति को अपने स्वयं तथा अपने आश्रितों के स्वस्थ एवं शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। जैसे इनके कहने का मतलब है कि परिवार का एक मुखिया है, ठीक है। एक मुखिया क्या होते हैं, पिताजी होते हैं या दादाजी होते हैं, ठीक है। तो वो अगर अपने परिवार के सभी लोगों को जो है न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करा पाते हैं, मतलब कि सबको खाना अगर नहीं जो है दिला पाते हैं, सबको कपड़ा अगर नहीं दिला पाते हैं, सबको अगर रहने के लिए घर नहीं दिला पाते हैं, मतलब ठीक है, तो इसको कहा जाएगा गरीबी, ये गोडार्ड के अनुसार, ठीक है। उन यानी जो है दवा अगर तबीयत खराब हो जाए तो दवा नहीं करा पाते हैं, तो ये सभी स्थिति को कहा जाएगा गरीबी। चलिए आगे हैं, एडम्स स्मिथ ये कहते हैं कि मनुष्य की अमीरी तथा गरीबी को मानव जीवन की आवश्यक वस्तुओं, आराम व मनोरंजन के साधनों की प्राप्त मात्रा से आंका जा सकता है। ये कहते हैं कि अगर मनुष्य के पास मनोरंजन करने के लिए जो है साधन है और जो है आराम करने का साधन है, वस्तुएं हैं, तो उसको कहा जाएगा कि वो व्यक्ति अमीर है, और अगर वो चीज़ें नहीं है तो उसको कहा जाएगा कि गरीब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बोवर, ये कहते हैं कि निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता नहीं बनी रहती है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि निर्धनता एक ऐसा जीवन है, एक ऐसा जीवन स्तर है जिसमें कि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है एवं शरीर संबंधी बीमारियां बनी रहती हैं, और वो जो है पर्याप्त मात्रा में अपना आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो उसको कहेंगे गरीबी। एक गिलीन है, ये कहते हैं कि निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय अथवा मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को उतना ऊंचा नहीं रख पाता जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता बनी रह सके और उसको तथा उस पर आश्रितों को अपने समाज के स्तरों के अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य करने के योग्य बनाए रख सके। ये भी बहुत अच्छी परिभाषा दी है इन्होंने कहा, कहने का इनका अर्थ है कि जो है गरीबी ऐसी दशा है जिसमें कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि घर का कोई मुखिया ही है, ठीक है, घर के कोई बड़े हैं, अभिभावक हैं, वो अगर किसी हाँ जो है जैसे नशा वगैरह की आदत लग गई है उनको, तो वो मतलब कि ऐसी चीज़ों में जो है अपना आय पैसा बर्बाद करते हैं, ठीक है, मूर्खतापूर्ण व्यय करते हैं, यानी ऐसी चीज़ों में अपना जो है धन दौलत बर्बाद करते हैं जिसकी मतलब उनको आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मतलब फालतू चीज़ों में अपना जो है धन बर्बाद करते हैं, और जिसके कारण उन पर आश्रित जो भी घर के लोग हैं, घर के सदस्य हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो उसको कहा जाएगा गरीबी। आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीबी के प्रकार, कितने प्रकार के गरीबी होती है, तो देखिए दो प्रकार की होती है। एक होती है सापेक्ष गरीबी या इसी को तुलनात्मक गरीबी कहा जाता है, ठीक है, और एक होता है निरपेक्ष गरीबी जिसको संपूर्ण गरीबी भी कहा जाता है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है कि जैसे डायरेक्टली हम लोग पता करते हैं, मतलब सापेक्ष गरीबी का मापन विकसित देशों में किया जाता है। जैसे सापेक्ष गरीबी को तुलनात्मक गरीबी भी कहा जाता है, ठीक है। तो सापेक्ष गरीबी को डायरेक्ट रूप से हम लोग मापते हैं। डायरेक्ट रूप से कहने का मतलब देखिए, डायरेक्ट रूप से कहने का मतलब हुआ कि मतलब कोई व्यक्ति है,
जिसको जीवन यापन करने के लिए 10,000 रुपया प्रति वर्ष की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही आंकड़ा हो। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को 10,000 रुपया की ज़रूरत होती है न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, हर साल। अगर वो 10,000 रुपया नहीं कमा पाता है, ठीक है, अगर वो 10,000 रुपया नहीं कमा पाता है तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति गरीब है, ठीक है। यही है सापेक्ष गरीबी का मतलब मापन। इसी तरह से सापेक्ष गरीबी को मापा जाता है। प्रतिदिन किसी व्यक्ति की आय अगर 80 रुपया नहीं होती है, 80 रुपया से कम होती है, औसत आय मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि किसी व्यक्ति की औसत आय 80 रुपया है या 80 रुपया से कम होता है तो वो व्यक्ति गरीब है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की आय प्रतिदिन 80 रुपया से कम है तो वो व्यक्ति गरीब है। अगर 80 रुपया से ज़्यादा होता है तो वो व्यक्ति जो है गरीब नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये होता है सापेक्ष गरीबी, इस तरह से मापा जाता है। सापेक्ष गरीबी का मापन है 2 विधियों द्वारा किया जाता है। एक है लॉरेंज वक्र विधि और एक है गिनी गुणांक विधि। तो इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आप बस जान लीजिए कि दो तरह की होती है सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए, लॉरेंज वक्र विधि और गिनी गुणांक विधि। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं निरपेक्ष गरीबी के बारे में। देखिए निरपेक्ष गरीबी क्या होता है। तो निरपेक्ष गरीबी का मापन कैलोरी के आधार पर किया जाता है। मतलब समझिए, किसी व्यक्ति को अगर प्रतिदिन उचित मात्रा में खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है, यानी उचित मात्रा में कैलोरी प्राप्त नहीं होता है, तो उसको कहेंगे कि वो व्यक्ति गरीब है। जैसे एक व्यक्ति को 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है, मतलब ये निश्चित नहीं है कि 100 कम या अधिक हो सकता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। मतलब कैलोरी क्या होता है? ऊर्जा, ठीक है। खाते हैं तो ऊर्जा मिलता है। तो वही अगर 2100 कैलोरी ऊर्जा अगर नहीं मिलता है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को 2100 कैलोरी ऊर्जा अगर नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति गरीब कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा नहीं मिल रहा है। और ऊर्जा क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसके पास जो है वो भोजन नहीं कर रहा है। भोजन क्यों नहीं कर रहा है? तो उसके पास भोजन है ही नहीं, ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति गरीब है, ठीक है। निरपेक्ष गरीबी को मापने के लिए बस एक ही आधार है, वो है कैलोरी के आधार पर, यानी कि ऊर्जा के आधार पर इसका मापन किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को 2100 कैलोरी ऊर्जा मिलता है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं होगा, और यदि किसी व्यक्ति को 2100 कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलता है तो व्यक्ति गरीब होगा, ठीक है। मतलब 2100 कैलोरी ऊर्जा अगर किसी व्यक्ति को मिलता है और वह खा पी करके 2100 कैलोरी ऊर्जा बना लेता है प्रतिदिन, तो वह व्यक्ति गरीब नहीं होगा। और अगर नहीं बना पाता है तो वह व्यक्ति गरीब होगा, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है ये सभी चीज़ें मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। मतलब इसी वीडियो में बताऊंगा आगे, अभी जब हम लोग ये गरीबी का मापन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हम लोग प्रकार पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसी में मैंने आपको बता दिया कि निरपेक्ष गरीबी होती है। निरपेक्ष गरीबी में ये इस तरह से कैलोरी के आधार पर मापा जाता है। अभी हम लोग गरीबी के मापन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो गरीबी का मापन किस तरह से किया जाता है? तो 2 तरह से किया जाता है। एक होता है न्यूनतम कैलोरी उपभोग और एक होता है प्रति व्यक्ति जो है प्रति माह उपभोग व्यय। ये 2 चीज़ें हैं। देखिए न्यूनतम कैलोरी उपभोग में क्या किया जाता है कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि यदि किसी व्यक्ति को 2100 कैलोरी ऊर्जा अगर नहीं मिल पाता है तो वह व्यक्ति गरीब कहलाएगा। यहाँ देखिए न्यूनतम कैलोरी उपभोग,
नीति आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर 2400 कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलता है और शहरी क्षेत्र में अगर 2100 कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, मतलब मैंने अभी बताया जस्ट कि कैलोरी क्या है, एक ऊर्जा है। ऊर्जा को मापने के लिए कैलोरी का यूज किया जाता है। जैसे हम लोग वजन को मापने के लिए किलो का यूज करते हैं, किलोग्राम। ठीक है, उस तरह से ऊर्जा को मापने के लिए कैलोरी का यूज किया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलता है और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये गांव में 2400 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरी कैसे, शहर में कम कैसे। तो देखिए, शहर में क्या होता है कि जो है लोग ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करते हैं और गांव में क्या है, गांव में 2400 कैलोरी क्यों चाहिए, मतलब रखा गया है क्योंकि गांव के लोग जो है खेत वगैरह में काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें शारीरिक मेहनत ज़्यादा होती है तो ऊर्जा की खपत भी ज़्यादा होगी, तो इसीलिए रखा गया है 2400 कैलोरी। ठीक है, और शहर में शारीरिक रूप से ज़्यादा लोग काम नहीं करते हैं, मतलब शरीर से लोग ज़्यादा काम नहीं करते हैं। ठीक है, मेहनत वाला ज़्यादा काम नहीं करते हैं, शारीरिक मेहनत वाला काम नहीं करते हैं, तो इसीलिए इसको रखा गया है 2100 कैलोरी। ठीक है, चलिए अब समझ गए आप लोग कि न्यूनतम कैलोरी उपभोग क्या है। कि अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, गांव में 2400 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति जो है गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, यानी वो व्यक्ति गरीब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2014 में जारी रंगराजन समिति की सिफारिश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2155 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2090 कैलोरी का पोषण प्राप्त न कर सकने वाला व्यक्ति निर्धन माना गया है। रंगराजन समिति है, ठीक है, 2014 में माना गया था कि अगर किसी व्यक्ति को 2155 कैलोरी मिलता है गांव में और शहर में 2090 कैलोरी तो वो व्यक्ति क्या है, मिल जाता है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। अगर इतना ऊर्जा नहीं मिलता है तो व्यक्ति गरीब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा मापन विधि है प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग व्यय। यानी इसमें क्या होगा कि अगर ध्यान दीजिएगा, NSSO के 68वें चक्र तथा तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2011 से 12 में अखिल भारत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपया और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपया मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को गरीबी रेखा माना गया है। मतलब ये 816 रुपया गांव में जो है एक व्यक्ति को मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्चा करना होता है। ठीक है, प्रति माह, और 1000 रुपया शहर के लोगों के लिए औसत है। 816 रुपया गाँव के लोगों को व्यय करना होता है, ठीक है, उपभोग के लिए प्रति माह। मतलब 816 रुपया अगर कोई व्यक्ति एक महीना में खर्चा नहीं कर पाता है अपने चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गांव में, और शहर में 1000 रुपया अगर खर्चा नहीं कर पाता है तो वो व्यक्ति क्या है, गरीब होगा। ठीक है, यह सभी जो है समिति के अनुसार ये जो है बनाया गया है, एक लाइनिंग बनाया गया है। ठीक है, तो इसके अनुसार 2011 से 12 में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा सर्वाधिक क्रमशः पुडुचेरी में 1309 व नागालैंड 1302 में थी। तो यहाँ पर देखिए, ये एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर कोई व्यक्ति है गांव में रहता है
तो उसकी भी आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, खाने पीने के अलावा भी और आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कपड़ा वगैरह हो गया या कुछ और हो गया। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए अगर वो प्रति माह 816 रुपया खर्चा करने में सक्षम है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं होगा। और अगर आठ मतलब एक जो है बनाया गया है एक कि प्रति व्यक्ति को 816 रुपया प्रति माह खर्च की आवश्यकता होती ही है। ठीक है, गांव के क्षेत्र में तो अगर वो 816 रुपया खर्चा करने में सक्षम है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं होगा, और अगर खर्चा नहीं कर पाता है तो वह व्यक्ति गरीब होगा। इसी तरह शहरों में भी बनाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को शहरों में जीवन यापन करने के लिए हर महीना 1000 रुपया खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है। औसत बनाया गया है, एवरेज, मतलब कि एवरेज खर्चा इतना होता है। तो 1000 रुपया खर्चा की आवश्यकता होती है। तो अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपया खर्चा करने में सक्षम है या खर्चा करता है, ठीक है, मतलब खर्चा करेगा, फालतू में खर्चा करेगा ऐसा नहीं है, जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, जैसे मसाले वगैरह, हम लोग खाने पीने में क्या खरीदते हैं, मसाले वगैरह खरीदते हैं, या और भी चीज़ें, कपड़ा वगैरह खरीदना हो गया, या कुछ और चीज़ें खरीदना हो गया जो कि बहुत ही आवश्यक होता है। तो अगर वो सभी चीज़ें खरीदने के लिए 1000 रुपया खर्चा करने में सक्षम है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं होगा, और अगर 1000 रुपया खर्चा करने में सक्षम नहीं है तो व्यक्ति गरीब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगराजन समिति है, इनकी सिफारिशों के अनुसार जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपया माना गया है, और यानी 32 रुपया प्रतिदिन, तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपया यानी 47 रुपया प्रतिदिन की। अगर इतना खर्चा नहीं कर पाता है तो वो व्यक्ति गरीब होगा, और अगर खर्चा कर पाता है तो वो व्यक्ति अमीर होगा। ठीक है, मतलब कि गरीब नहीं होगा। ठीक है, ऐसा थोड़े है कि जो है अंबानी अडानी बन जाएगा। ठीक है, तो गरीब नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो 972 रुपया गाँव के लिए और 1407 रुपया शहर के लिए। तेंदुलकर समिति के अनुसार, यानी ये सभी समिति है, ठीक है, मतलब एक क्या कहें, एक सभा, समिति मतलब एक बनाई गई है, ठीक है, जो कि इन सभी चीज़ों पर रिसर्च वगैरह करते रहती है, अपने विचार देते रहती है। तो ये तेंदुलकर समिति वालों का विचार है कि 2011-12 में देश में, यानी 2011-12 में ही इन्होंने दिया था, कहा था कि देश में निर्धनता अनुपात 21.9% तथा निर्धनों की संख्या 269.8 मिलियन थी उस समय 2011-12 में। गरीबों की संख्या कितनी थी? 269.8 मिलियन। ठीक है, देश में, यानी कि करीब करीब ये बोले तो 26 करोड़ के आसपास। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और गरीबी के कारण क्या क्या है, देखिए, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या पहला जो है मुख्य कारण तो ये है कि तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोज़गार नहीं मिल रहा है तो गरीबी बढ़ रहा है। ठीक है, तो जनसंख्या की वृद्धि दर जो है 1941 से 51 में, उस समय आज़ादी के जो है पहले और आज़ादी के बाद, यानी 1941 से 1951, 10 साल के बीच, समझ रहे हैं, 1947 में देश आज़ाद हुआ था और 1941 की बात यहाँ पर हो रही है। तो 1941 से 1951 में 1% थी जनसंख्या वृद्धि दर, कितनी थी? 1%, जो कि 1991 से 2001 में, यानी 1991 से 2001 में 2.1% हो गई, जिससे समय के साथ साथ निर्धनता और अधिक हो गई। यानी कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या दर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, लगातार जनसंख्या दोगुना तेगुना बढ़ते जा रहा है तो क्या होगा? गरीबी बढ़ेगा ही। अगला है कीमतों में वृद्धि। अब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगा तो लोग खरीद नहीं पाएंगे, अब खरीद नहीं पाएंगे तो क्या हुए? वो व्यक्ति गरीब ही हुए।
बेरोजगारी, अगर व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो वो बेरोजगार है। बेरोजगार है मतलब गरीब है। विकास की धीमी गति, अब विकास बहुत धीमी गति से हो रही है, तो इसके कारण क्या होगा? विकास की धीमी गति के कारण क्या होगा कि जो है लोग गरीब होंगे। ठीक है, विकास नहीं हो रहा है क्षेत्र का, तो इसके कारण लोग क्या हुए? गरीब ही होंगे। अगर किसी क्षेत्र का विकास होता है तो वहाँ पर क्या होगा? रोजगार मिलेगा। ठीक है, रोजगार मिलेगा और वहाँ पर काम करने का जो है क्या कहें, काम मिलेगा वहाँ पर लोगों को। तो ये सभी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। विकास अगर नहीं हो पाता है तो तब भी, यानी किसी देश का विकास अगर नहीं हो पा रहा है तब भी वहाँ वहाँ के देश के लोग जो है वो गरीब रहेंगे। पूंजी की अपर्याप्तता, अब देखो हमारे पास लोग भी हैं, मतलब काम करने के लिए लोग भी हैं, काफ़ी हैं, लेकिन पूंजी ही नहीं है। पूंजी का मतलब कि पैसा वगैरह या मशीन वगैरह, ठीक है, ये सभी चीज़ें नहीं है तो लोग क्या करेंगे? कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अब मान लीजिए अगर कि हमारे देश में पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम का जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई गई है, ठीक है, किसी क्षेत्र में, लेकिन फिर भी अभी जो है हमारे देश में पेट्रोलियम मंगाया जाता है कहाँ से? सऊदी अरब वगैरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे देश में भी पेट्रोलियम है ज़मीन के अंदर, लेकिन इसको खोद कर निकालने में जो है ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब पैसा वगैरह ज़्यादा लगेगा, उद्योग लगाना पड़ेगा, मशीन वगैरह लगाना पड़ेगा, ठीक है, सब चीज़ खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और वहाँ से लाने में जो है खर्चा कम पड़ रहा है। मतलब सऊदी अरब से लाने में खर्चा कम पड़ रहा है और यहाँ निकालने में खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, तो जिसके कारण क्या हो रहा है? पैसा कम लग रहा है, लेकिन हमारे देश में क्या हो रही है? बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर निकलता, हमारे देश में ही निकलता, तो भले ही पूंजी ज़्यादा लगता, लेकिन यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाता कुछ। ठीक है, पेट्रोल सस्ता हो जाता। तो मेन कारण क्या है यहाँ पर निकालना ही निकालने का? मेन कारण है कि पूंजी, पूंजी की अपर्याप्तता, मतलब पूंजी ही नहीं है। पूंजी का मतलब बहुत चीज़ होता है, पैसा, मशीन वगैरह, ठीक है, टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठे नंबर पर आते हैं राष्ट्रीय उत्पादन की धीमी वृद्धि। अब राष्ट्रों में सभी जो है, मतलब हमारे देश में सब चीज़ का उत्पादन बहुत ही धीरे गति से हो रहा है। तो कि धीरे गति से होने के कारण क्या होगा? कीमत में वृद्धि होगी। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कि एक जूता बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, एक जूता बनाने वाली कंपनी है, और ये कंपनी जो है साल भर में 22,000 जूते बनाती है। साल भर में कितने? 22,000। ठीक है, तो 22,000 जूते बनाती है। अब 22,000 लोग तो नहीं हैं देश में, उससे कई गुना ज़्यादा हैं, तो लोग खरीद लिए। अब 22,000 में से लोग खरीद लिए सब, और वो व्यक्ति एक साल में 22,000 जूते बनाती है, और 22,000 लोग एक साल में खरीद लिए, और लोगों को खरीदना था लेकिन वो लोग खरीद नहीं पाए। अब जूतों की संख्या हो गई कम। मान लीजिए कि 22,000 में से 21,000 जूते बिक गए, उसके बचे 1,000। अब 1,000 जूते बचे तो लोगों में क्या होगा? कंपटीशन होगा, है ना, लेने में। दुकानदार जो है दाम बढ़ा बढ़ा के बेचेंगे कि भाई तू नहीं लेगा तो कोई और लेगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कीमत बढ़ जाता है। आप डायरेक्टली समझिए कि उत्पादन में धीमी वृद्धि होने से जो है उत्पादन की कीमत, मतलब जो है प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ जाता है, जिसके कारण लोग खरीद नहीं पाते हैं और व्यक्ति अभी भी गरीब है। अशिक्षा मेन पॉइंट है कि अगर व्यक्ति शिक्षित है तो कुछ न कुछ काम कर लेगा, अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो काम कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक कारण, कुछ सामाजिक कारण भी है। अब सामाजिक कारण के चलते भी लोग जो हैं गरीब हैं, है ना। जैसे इसमें आ जाता है एक जाति व्यवस्था और संयुक्त परिवार व्यवस्था, मतलब एक ही परिवार में लोग रहते हैं सब। ये फलाना ढेकाना के जो सामाजिक रीति रिवाज चलते हैं, उन सब के कारण भी लोग बहुत गरीब हैं, ठीक है। मतलब फालतू की चीज़ों में खर्चा वगैरह करते हैं, तो इसके कारण। औद्योगिकरण के कारण, तो औद्योगिकरण में हालांकि वृद्धि होने से लोगों को रोजगार मिली है, लेकिन लेकिन अभी भी अगर और उद्योग स्थापित होते हैं तो उससे भी लोग जो है, हाँ, तो औद्योगिकरण में क्या हुआ कि शहरों में तो बड़े बड़े उद्योग लग गए। अब गांव में जो छोटे छोटे उद्योग थे जिनसे लोगों को रोजगार मिलता था, वो सभी क्या हुए, खत्म हो गए। क्योंकि शहर में बड़े बड़े उद्योग लग गए तो गांव में कौन काम करेगा। अब शहर में बड़े बड़े उद्योग हैं तो उसमें जो है एक ही बार में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। और जो है कम दाम में मिल रहा है, तो लोग गांव में क्यों काम करेंगे, शहर में जाएंगे। तो इस तरह से जो है अगर शहरों में भी काम करने के लिए बहुत सारा कंपटीशन हो गया है, जिसके चलते गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। फिर है कृषि का पिछड़ापन। अब खेती भी बहुत लोग हैं जो परंपरागत तरीके से ही करते हैं, मतलब जो है क्या कहें, आधुनिक कृषि नहीं करते हैं, मतलब मशीन वगैरह का उपयोग बहुत कम किया जाता है। लेकिन फिर भी हमारे पास इतना जो है कृषि हो जाती है हमारे देश में कि जो है सभी को मतलब खाना पीना कुछ अच्छे तरीके से मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीबी के परिणाम, वैसे सरकार जो है ये तो दे ही रही है, जो क्या कहते हैं उसको, राशन वगैरह, ठीक है। तो उससे कुछ हद तक गरीबी को मतलब गरीबी कम हुई है, क्योंकि लोगों के पास खाने पीने की कमी जो हो रही थी तो वो पूर्ति हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शारीरिक प्रभाव, गरीबी के परिणाम क्या होंगे, शारीरिक प्रभाव, मतलब गरीबी के कारण शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मानसिक प्रभाव, माइंड पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक प्रभाव, समाज पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अपराधों में वृद्धि, अगर व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाएगा, मतलब अपराध करने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इसके कारण अपराध में वृद्धि होगी। पारिवारिक विघटन, मतलब परिवार में तनाव, ठीक है, परिवार का बिखरना, तो ये सभी चीज़ें होंगी गरीबी के कारण। भिक्षावृत्ति, लोगों को रोजगार अगर नहीं मिलेगा तो लोग क्या होंगे, भिक्षा मांगेंगे, ठीक है। तो ये सभी होगा। दुर्व्यसनों में वृद्धि, मतलब नशा वगैरह, व्यक्ति गरीब है तो क्या करेगा, दिमाग में तनाव होगा, उसके चलते क्या होगा, दुर्व्यसनों का शिकार होगा, मतलब नशा वगैरह करेगा, ठीक है। और अगला है बाल अपराधों में वृद्धि। तो हाँ, आप ये तो जानते ही हैं, बाल अपराधों में वृद्धि बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है। और आगे है आत्महत्याओं में वृद्धि। अगर रोजगार वगैरह नहीं मिलता है तो बहुत सारे क्या कहें, जो स्टूडेंट लोग होते हैं, अधिकतर तो स्टूडेंट लोग ही आत्महत्या मतलब करते हैं, जो आ, तैयारी वगैरह करते हैं, जॉब नहीं मिलता है, सरकार जॉब नहीं निकालती है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है इंडिया में आत्महत्या होती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं गरीबी के कारण। बहुत ही खतरनाक चीज़ है गरीबी, ठीक है। अब इसके दूर करने के उपाय के बारे में हम बताएं तो जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण हमारे जो दक्षिण भारत में अभी चल रहा है, ठीक है। दक्षिण भारत में जनसंख्या में जो है मतलब जितनी भी दक्षिण भारत की सरकारें हैं, जैसे तमिलनाडु वगैरह की, केरल, ठीक है, ये सभी सरकारें जो हैं जनसंख्या नियंत्रण पर अभी ध्यान दिए हुए हैं,
ठीक है, वो लोग जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान दिए हुए हैं और वो कुछ हद तक जनसंख्या नियंत्रण भी कर रहे हैं। तो उसके कारण हो सकता है कि गरीबी दूर हो जाए, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा नहीं होगी तो ज़्यादा रोजगार की मांग भी नहीं होगी, जिसके कारण जो है सब लोगों को रोजगार मिलेगा और अच्छे तरीके से जीवन यापन करेंगे। अगला है जीडीपी के वितरण में वृद्धि। अब जीडीपी है जो हमारा, उसका अगर वितरण नहीं होता है, ठीक है, जीडीपी का वितरण अगर देश के सभी लोगों में नहीं होता है, ठीक है, अच्छे तरीके से, तो इसके कारण भी जो है गरीबी बनी रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आय के वितरण में सुधार। जो राष्ट्रीय आय है उसका वितरण अगर नहीं किया जाता है, ठीक है, अच्छे तरीके से, तो उसके कारण भी गरीबी बनी रहती है। तो इसलिए राष्ट्रीय आय के वितरण में जो है सुधार किया जाना चाहिए, गरीबी दूर करना है तो। कृषि का विकास किया जाना चाहिए, नए नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो और अच्छे मात्रा में कृषि का उत्पादन हो सकता है, जैसे चाइना वगैरह में किया जाता है। कीमत स्तर में स्थिरता। जैसे कीमत क्या होती है कि लगातार कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, तो कीमत को अगर स्थिर कर दिया जाए तो हो सकता है कि गरीबी कुछ दूर हो जाए, क्योंकि जो लोग खरीद नहीं पाते हैं कुछ चीज़ें वो खरीद पाएंगे। गरीबी को न्यूनतम आवश्यकताओं का प्रावधान। ठीक है, गरीबों की जो न्यूनतम आवश्यकता है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, अगर इन सभी चीज़ों को पर्याप्त मात्रा में दे दिया जाए सरकार के द्वारा, तो हो सकता है कि गरीबी कुछ हद तक दूर हो जाए। तो आई होप कि आप यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।